नमस्कार प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूं आप कुशल मंगल होंगे और आपके घर में हर कोई कुशल मंगल होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान सब्जेक्ट कोड 216 के महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान में रोजगार के क्या अवसर हैं। देखिए, गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस, होम साइंस को पढ़ने के बाद आपको कहाँ का रोजगार मिल सकता है। होम साइंस पढ़ने के बाद आप होम साइंस के टीचर बन सकते हैं, होटल में काम कर सकते हैं, अपना ढाबा खोल सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं, अपना पार्लर खोल सकते हैं, आंगनवाड़ी में आपको नौकरी मिल सकती है तथा बड़ी बड़ी कंपनियां जो एमएनसीयां होती हैं वहां पर भी आप हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप गृह विज्ञान को पढ़ने के बाद रोजगार ले सकते हैं। अगला प्रश्न, संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो हमको एक दूसरे से फैलते हैं, जैसे कि कोविड। कोविड एक संक्रामक रोग है। अब इन रोगों को किस तरह रोका जा सकता है। नंबर एक, मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, और जब भी आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो आपको अपने मुंह पर रूमाल रख लेना चाहिए। गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं। गैर संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो हमें एक दूसरे से नहीं फैलते। उदाहरण, अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो वो दांत का दर्द मैं आपके कितने भी पास बैठ जाऊं मेरे दांत में नहीं होगा। ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते उन्हें हम गैर संक्रामक रोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन शैली रोग क्या होते हैं और उनकी क्या वजह होती हैं। तो जीवन शैली रोग ऐसे रोग होते हैं जो हमारी गलत आदतों की वजह से हमको लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सिगरेट पीते हैं और बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो आपको टीबी या कैंसर हो सकता है। यह आपकी गलत आदत की वजह से हुआ, तो इस रोग को बोलेंगे हम जीवन शैली रोग। अगला प्रश्न, एक गर्भवती महिला का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। गर्भवती अर्थात प्रेग्नेंट लेडी का भोजन आप सभी जानते हैं कि गर्भवती महिला को एक साथ ठूस ठूस के नहीं खिलाना है, उसे कम कम थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार खाना खिलाना चाहिए। उसके भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। उसके भोजन में हल्का भोजन जैसे कि दूध, घी तथा ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए। और गर्भवती महिला को भोजन दिन में कई बार कराना चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में कराना चाहिए। अगला प्रश्न, समय योजना क्या होती है या समय परियोजना क्या होती है। देखिए, समय परियोजना को बोलते हैं हम टाइम टेबल। कोई भी व्यक्ति अपने समय का कैसे बेहतरीन उपयोग कर सकता है, सुबह से शाम तक क्या क्या काम करना है, उसका लेखा जोखा लिख लेना समय परियोजना कहलाता है। समय परियोजना बनाते समय हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, जो काम जरूरी होता है उस काम को हम पहले करते हैं। और हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक समय में हम कई काम कर सकें। जैसे कि आपकी माताजी ने कहा, बाजार चले जाओ और बाजार से सब्जी लेके आओ, तो रास्ते में आपको बिजली का बिल भी जमा करना है, तो आप सब्जी लेते समय बिजली का बिल भी जमा करके आ सकते हैं। तो समय योजना बनाते समय समय का सबसे बेहतरीन प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य परियोजना। खाद्य परियोजना को बोलते हैं हम डाइट चार्ट। हर एक व्यक्ति का खाद्य परियोजना अलग होती है। बच्चे के लिए डाइट चार्ट अलग होगा, बड़े के लिए अलग, डॉक्टर के लिए अलग, मजदूर के लिए अलग। तो खाद्य परियोजना बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, जिस व्यक्ति के लिए खाद्य परियोजना बना रहे हैं उसकी उम्र क्या है और वह क्या काम करता है। खाद्य परियोजना बनाते समय हमें मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है। सर्दी की खाद्य परियोजना अलग और गर्मी की खाद्य परियोजना अलग होती है। खाद्य परियोजना बनाते समय हमें बजट का भी ध्यान रखना चाहिए। खाद्य परियोजना बनाते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति शाकाहारी है या मांसाहारी है। और खाद्य परियोजना बनाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति क्या काम करता है और उसको खाने में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अब अगला प्रश्न है, भोजन के कार्य बताइए। भोजन के कई सारे कार्य होते हैं। नंबर एक, सामाजिक कार्य। जब कहीं भी हम किसी के घर पे जाते हैं और वो हमें भोजन कराता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। नंबर दो, अच्छा भोजन करने से हमारा दिमाग और हमारा मन खुश रहता है। भोजन करने से हमारे शरीर में ताकत आती है, भोजन करने से अच्छा खून बनता है, और जैसा भोजन हम करते हैं वैसे ही हमारा दिमाग हो जाता है। भोजन करने से
हड्डियां भी मजबूत होती हैं और भोजन करने से शरीर की सभी जरूरतें पूरी होती हैं। तो यह थे भोजन के कार्य। अगला प्रश्न, अधिक जल पीने के क्या लाभ हैं? जल यानी कि पानी। हम अधिक से अधिक जल पीते हैं और इसके हमें कई सारे फायदे भी होते हैं। जितना जल हम अधिक पीते हैं उतना ही हमारे शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। अधिक जल पीने से चेहरे पे चमक आती है, अधिक जल पीने से शरीर में फुर्ती रहती है, अधिक जल पीने से शरीर के अंदर से पसीने के माध्यम से अधिक गंदगी बाहर निकलती है। तो हमें अधिक से अधिक जल पीना चाहिए और साफ सुथरा जल पीना चाहिए। अगला प्रश्न, किशोर कौन होते हैं और उनके जीवन में उनके मित्रों के क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं? किशोर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12, 13, 14, 15, 16 साल होती है, उनको हम किशोर कहते हैं। किशोर के जीवन में मित्रों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। बहुत सारे किशोर अपने मित्रों से बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। जैसे हमारे मित्र होते हैं, हम उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। हम अपने मित्रों को देखकर ही तरह तरह की फरमाइश भी अपने घर में करते हैं। अगर हमारे मित्र के पास आईफोन है तो हम भी कहेंगे, माताजी पिताजी हमको आईफोन दिलवा दीजिए। अगर हमारे मित्र अच्छे और पढ़ने वाले हैं तो हम उनकी तरह अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर हमारे मित्र नशा करते हैं तो हम भी उनके साथ नशा करने लग जाते हैं। किशोरों के जीवन में मित्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किशोर अपने आप को मित्रों के बहुत करीब पाते हैं और परिवार से ज्यादा वो मित्रों के साथ ही समय बिताना पसंद करते हैं और उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। अच्छे किशोर अच्छे मित्रों के साथ रहते हैं और अगर आपके मित्र खराब हैं, गलत आदतों में हैं, गलत सोहबत में हैं, तो आपके जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिली और एकल परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जो बड़ा परिवार होता है, जिसमें बच्चे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी के साथ रहते हैं। अधिकतर संयुक्त परिवार गांवों में होते हैं और एकल परिवार शहरों में होते हैं। एकल परिवार छोटा परिवार होता है जहां पर माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आपका परिवार क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है? संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है और एकल परिवार छोटा परिवार होता है। अब बात करते हैं परिवार के कार्य। परिवार हमारे लिए क्या करता है, चाहे संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार हो। तो परिवार हमारे लिए शिक्षा का प्रबंध करता है नहीं करता? आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई के लिए खर्चा आपका परिवार कर रहा है। परिवार आपको भावनात्मक सपोर्ट करता है, अर्थात जब कभी भी आप किसी मुसीबत में होते हैं या आपका दिल दुख रहा होता है या आपकी कोई समस्या होती है तो आपके माता पिता आपके साथ खड़े होते हैं। परिवार बच्चों की सुरक्षा करता है। अगर आपकी कल किसी से लड़ाई हो जाती है तो आपके माता पिता सबसे पहले पहुंचते हैं। परिवार बच्चों की शादी संबंध जैसी आवश्यकताओं को पूरी करता है। परिवार ही शादी संबंध तय करता है। तो हम कह सकते हैं पैदा होने से लेके मृत्यु होने तक हमारा परिवार हमारे लिए काम करता है। परिवार मनुष्य की छत होता है, परिवार मनुष्य की जड़ होता है। परिवार ही मनुष्य को संस्कार देता है। जैसा आपका परिवार होता है वैसे ही आपको शिक्षा मिलती है और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है माँ की। माँ को पहला अध्यापक भी कहा जाता है। आप अपनी माँ को अपना पहला अध्यापक मानते हैं या नहीं मानते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं जीवन में मूल्य अथवा नैतिकता, और हम कह सकते हैं अच्छी अच्छी बातें। मनुष्य के जीवन में नैतिकता और मूल्यों का क्या महत्व है? देखिए, मूल्य होते क्या हैं? ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई, समय का पालन करना, महिलाओं का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बड़ों की इज्जत करना, यह सभी मूल्य होते हैं। मूल्य इंसान को उसके अध्यापक द्वारा, उसकी माँ के द्वारा और परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा दिए जाते हैं। मूल्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य। तो मूल्यों का मतलब क्या होता है? मूल्यों वाला अगर प्रश्न आएगा तो आप लिख के आएंगे ईमानदारी, सच्चाई, बड़ों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, समय का पालन मूल्य कहलाता है। अब बात करते हैं कार्यस्थल। कार्यस्थल यानी कि जहां पर हम काम करते हैं वहां पर मूल्यों का क्या महत्व है और कौन कौन से मूल्य होते हैं। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो वहां पर कौन कौन से मूल्य होते हैं? देखिए, सबसे पहला मूल्य होता है वहां पर समय का पालन। जहां पर हम कार्य करते हैं अर्थात जो भी हमारा कार्यस्थल होता है वहां पर हमें समय पर जाना चाहिए। दूसरा होता है वफादारी। जहां भी काम करते हैं हमें वहां पर मालिक के साथ वफादार होना चाहिए।
काम के प्रति बहुत ही ज्यादा लगन और मेहनत और भरोसा। हमें काम अपनी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अपने साथियों का सम्मान, जहां भी हम कार्य करते हैं वहां पर हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और ग्राहकों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ग्राहक देवता होता है, ग्राहक भगवान होता है। जब ग्राहक हमारे मालिक को पैसा देता है तभी तो हमें पैसा मिलता है। तो यह कार्यस्थल के कुछ मूल्य और नीतियां होते हैं। मूल्य, नीतियां और अच्छी बातें, तीनों का मतलब एक ही है। इस प्रश्न में मैंने आपको बताया परिवार में मूल्य और कार्यस्थल में मूल्य। अब बात करते हैं कपड़े धोने की प्रक्रिया के चरण। आपके घर में कपड़े धोए जाते हैं, मेरे घर में भी कपड़े धोए जाते हैं। तो कपड़े धोते समय कौन कौन से चरण हैं? आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं सारे के सारे चरण। वैसे मैं जनरली आपको बता देता हूं, अगर हम कपड़े धोने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें सूती, रेशमी कपड़ों को अलग करना पड़ता है, ऊनी कपड़ों को अलग करना पड़ता है। ऐसा ही होता है सब जगह, ऐसा ही होता है ना? अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कपड़ों को भिगो देते हैं, फिर उसमें सर्फ डाल देते हैं, फिर उन्हें वॉशिंग मशीन में भी डाल देते हैं। अगर हाथ से धो रहे हैं तो उन्हें खंगालते हैं, खंगालने के बाद उनको थोड़ा सा रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उनको पानी में जाके डुबोते हैं और पानी में फिर उन्हें खंगालते हैं, फिर उनको निचोड़ते हैं, फिर उसके बाद उल्टा करके धूप में जाके सुखा देते हैं। धूप में सुखाने के बाद इस्त्री अर्थात प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद उन्हें संभाल के अलमारी में रख देते हैं। तो ये थे वस्त्र को धोने के चरण। अब बात करते हैं प्रदूषण और उसके प्रकार। प्रदूषण बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासों से। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, है ना? तो प्रदूषण के ये तो हो गए प्रकार। अब प्रदूषण के क्या कारण होते हैं? जनरली आप देखते हैं कूड़ा और कचरा। जो भी हम कूड़ा कचरा करते हैं उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। कूड़ा कचरा हमें सही जगह पर फेंकना चाहिए, इससे प्रदूषण कम होगा। पॉलीथीन का प्रयोग, जो भी हम पॉलीथीन प्रयोग करते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो नदी में जाके फंस जाती हैं, नालों में जाके फंस जाती हैं। तो इस तरह वो क्या करती हैं, प्रदूषण करती हैं। वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग, इससे भी प्रदूषण होता है कि नहीं होता? वाहनों से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। डीजे की तेज आवाज, इससे बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। बुलेट का साइलेंसर, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ लोग बुलेट खरीदते हैं और बहुत तेज से उसमें साइलेंसर लगवाते हैं, बहुत जोर की आवाज आती है, बट 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 बट। तो उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है कि नहीं होता? और प्रदूषण किससे होता है? कारखानों से प्रदूषण होता है। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, उनका जो धुआं होता है वो निकलता है, तो उससे भी प्रदूषण होता है। और कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है वो नदियों में जाके गिरता है, तो उससे भी प्रदूषण होता है। नदियों में हम जानवरों को नहलाने के लिए लेके जाते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। तो ये थे प्रदूषण के कारण। अब प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? प्रदूषण की वजह से बीमारियां हो जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, हार्ट अटैक भी पड़ जाता है। प्रदूषण की वजह से त्वचा भी खराब हो जाती है। प्रदूषण की वजह से हमारी उम्र भी कम हो जाती है। प्रदूषण की वजह से बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है, टीबी हो जाता है। अगर पानी का प्रदूषण हो अर्थात जल का प्रदूषण हो तो हमारा पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है और उससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये था प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण के कारण और प्रदूषण के प्रभाव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाजार जाता है, बाजार से सामान खरीद के लेके आता है और उसका प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए आप बाजार गए, चीनी खरीद कर लेके आए और आपने चीनी की चाय बनाकर पी ली, तो आप चीनी के उपभोक्ता हुए। अब इसी में अगला प्रश्न बनता है कि उपभोक्ता के साथ बाजार में क्या क्या धोखाधड़ी हो सकती है। यानी कि आप बाजार में जब सामान खरीदने जाते हो तो आपके साथ क्या क्या गलत बात हो सकती है। नंबर 1, कम तोल। हो सकता है आपको दुकानदार कम तोल कर दे। नकली वस्तु भी दे सकता है, सेकंड कॉपी भी दे सकता है। अधिक कीमत वसूल कर सकता है दुकानदार उपभोक्ता से, अगर उपभोक्ता बाजार में जाता है तो। जमाखोरी, कालाबाजारी जैसी समस्याएं उपभोक्ता के सामने आती हैं। तो यह जब उपभोक्ता बाजार में जाता है तो उसके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। उपभोक्ता के रूप में आपको सरकार ने कुछ अधिकार दिए हैं, हमारे देश के कानून ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं। नंबर 1, चयन का अधिकार। यानी कि आप जब बाजार जाएंगे तो आप अपनी इच्छा से, आप अपनी मर्जी से वस्तु को चयन कर सकते हैं। दुकानदार आप पर दबाव नहीं डाल सकता कि आपको यही सामान खरीदना है। नंबर 2, सुरक्षा का अधिकार। यह हमें अधिकार है
कि हमको ऐसी वस्तु मिलनी चाहिए जिसका प्रयोग करने से हम पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो सुरक्षा का अधिकार, नंबर 1 चयन का अधिकार, नंबर 2 सुरक्षा का अधिकार, नंबर 3 सुनवाई का अधिकार। सुनवाई, अगर आपके साथ उपभोक्ता के रूप में कुछ गलत हुआ है तो आपकी सुनवाई होगी, अर्थात आप न्यायालय में जा सकते हैं, उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं और वो उपभोक्ता की सुनवाई करेगा, और इसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण के लिए हमारे यहाँ पर उपभोक्ता फोरम बनाया गया है, वहां पर कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अभी बात कर रहे हैं हम उपभोक्ता के अधिकारों की। सुनवाई का अधिकार, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, यह उपभोक्ता के अधिकार हैं, ठीक है। और एक होता है उपभोक्ता सूचना का अधिकार। उपभोक्ता सूचना का अधिकार क्या कहता है? उपभोक्ता अगर की वस्तु के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, जो वो सामान खरीद रहा है, तो ये कंपनी की या उस दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है कि उपभोक्ता को बताए कि उस सामान के अंदर क्या क्या है, कब बनाई गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और उस सामान की एक्सपायरिंग डेट क्या है। तो यह उपभोक्ता के अधिकार हैं। और उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता होते हैं आप, उपभोक्ता होता हूं मैं। जो भी सामान खरीद के लाएगा, जो भी इसका इस्तेमाल करेगा, उसको बोलेंगे उपभोक्ता। अब बात करते हैं खाद्य संरक्षण। खाद्य यानी कि खाने पीने की वस्तुओं का संरक्षण, संरक्षण यानी कि सुरक्षा। जब भी हम कोई खाने पीने का सामान बनाते हैं या खरीद के लाते हैं तो उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं खाद्य संरक्षण। खाने पीने की जब वस्तुएं बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या समाधान है? हिमीकरण। हिमीकरण, हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ का मतलब किससे है? ठंडा करने से। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में सब्जी बन गई तो हम अगर अधिक सब्जी बन जाती है तो उसको फ्रिज में उठा के रख देते हैं। अब से धीरे धीरे वो क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर ठंडी होती है और उसको अगले दिन प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हिमीकरण, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं को ठंडा करके रखकर, फ्रिज में रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखना हिमीकरण कहलाता है। इसी में अगला पॉइंट आता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब, निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी के बिना। पानी के बिना, जैसे कि अगर हम दूध लेके आए तो दूध को हम 3-4 बार गर्म करते हैं तो वो दूध खराब नहीं होता। या कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम धूप दिखाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदर का जो पानी होता है वो सूख जाता है और वो वस्तुएं लंबे समय तक चल जाती हैं। इसमें आप उदाहरण दे सकते हो दूध का, जिसको 3-4 बार गर्म करके हम लंबे समय तक चला सकते हैं और फटने से बचा सकते हैं। निर्जलीकरण और हिमीकरण खाद्य संरक्षण के 2 तरीके हैं। खाद्य संरक्षण का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुओं को काफी लंबे समय तक चलाना। अगला प्रश्न, नवजात के लिए माँ का दूध क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उपयोगी है, किस प्रकार महत्वपूर्ण है? नवजात अर्थात एक ऐसा बच्चा जो अभी अभी जन्मा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके लिए माँ का दूध अमृत होता है, क्योंकि माँ का दूध बहुत हल्का होता है, जो बहुत आसानी से पच जाता है, और माँ के दूध में वह सभी जरूरतों के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को चाहिए। और दूसरा कारण ये भी है, जब कोई माँ अपने नए जन्मे हुए बच्चे को दूध पिलाती है तो भावनात्मक रूप से माँ और बेटे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। भावनात्मक रूप से भी माँ का दूध बच्चों को माँ से जोड़ता है और शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करता है। सुपाच्य होता है, हल्का होता है और आसानी से पच जाता है। इसलिए नवजात बच्चों को अधिक से अधिक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अब बात करते हैं तंतु। तंतु क्या होते हैं? वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को हम तंतु कहते हैं, यानी कि जो हमारे कपड़े बनते हैं ना, उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको तंतु कहते हैं। तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और मनुष्य निर्मित तंतु। प्राकृतिक तंतु ऐसे तंतु होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, जैसे कपास, कपास से भी हमें तंतु मिलता है। रेशम का कीड़ा, वहां से भी हमें तंतु मिलते हैं। और हम बात करते हैं भेड़ के ऊपर आने वाली ऊन, वहां से भी हमें तंतु मिलते हैं। तो यहाँ से हमें प्रकृति द्वारा तंतु मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार केमिकल का प्रयोग करके बनाता है, जैसे कि पॉलिस्टर और नायलॉन। तो तंतु क्या होता है? तंतु वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार शरीर कोशिका से बनता है, उसी प्रकार वस्त्र तंतुओं से बनते हैं। तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और मनुष्य निर्मित तंतु। प्राकृतिक तंतु हमें कहाँ से मिलते हैं? रेशम का कीड़ा, भेड़, कपास, वहां से मिलते हैं। और मनुष्य निर्मित तंतु हमको मिलते हैं केमिकल के प्रयोग से, सिंथेटिक के प्रयोग से, जैसे कि
पॉलिस्टर और नायलॉन। अब बात करते हैं वस्त्र परिसज्जा। वस्त्र परिसज्जा यानी कि वस्त्र अर्थात कपड़ा, परिसज्जा यानी कि सजावट, मजबूत करना। कपड़े को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं उसको हम वस्त्र परिसज्जा कहते हैं। वस्त्र परिसज्जा काफी आवश्यक होती है वस्त्रों के लिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप एक लहंगा खरीद कर लाए और आपने लहंगे में गोटा लगाया, तो यह भी एक तरह की वस्त्र परिसज्जा हो गई। दूसरा उदाहरण, अगर आप एक साड़ी खरीद के लाते हैं और साड़ी में फॉल लगाते हैं, तो यह भी एक प्रकार की वस्त्र परिसज्जा हो गई। अगर आप एक सूट खरीद कर लाते हैं और सूट में अस्तर लगाते हैं, तो यह भी एक प्रकार की वस्त्र परिसज्जा हो गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कपड़ों को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं या जो भी हम काम करते हैं उसको हम वस्त्र परिसज्जा कहते हैं। अब बात करते हैं बुनाई। बुनाई को इंग्लिश में बोलते हैं निटिंग। बुनाई कितने प्रकार की होती है? बुनाई आप समझते हैं ना, कपड़ों को बुनना। बुनाई 3 प्रकार की होती है, सादी बुनाई, साटिन बुनाई और ट्विल बुनाई। देखिए, जब कपड़े बनाए जाते हैं तो तंतुओं का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग किया जाता है ताना और बाना। तो ताना और बाना को सही तरीके से सेट करना क्या कहलाता है? बुनाई कहलाता है। आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनको थोड़ा सा समझाना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि बुनाई 3 प्रकार की होती है, सादी, साटिन और ट्विल बुनाई होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर से चित्र को देख लीजिए। ताना और बाना, ताने के ऊपर बाना, बाने के ऊपर ताना, अलग अलग तरीके से सेट करना बुनाई कहलाता है। और यह पीछे चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न, उत्पाद और उनके मानक चिन्ह। देखिए, उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। जब भी हम बाजार से कोई भी प्रोडक्ट या सामान खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता की हमें जांच करनी होती है, और हमें ग्राहक के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में इतनी समझ नहीं होती। तो उस पर क्या होता है, एक चिन्ह होता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि आप समझिए कि आप कोई बिजली का सामान खरीदने गए, ठीक है, और बिजली के सामान पे आपने देखा कि ISI मार्क, बिजली के सामान पर आपने देखा कि ISI मार्क लगा है, तो आप समझ जाते हैं कि भैया ये सामान अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी कंपनी का है। तो हमारे भारत सरकार ने क्या कर रखा है, उपभोक्ता को धोखाधड़ी से बचाने के लिए हर एक वस्तु या हर एक उत्पाद पर कोई ना कोई मानक चिन्ह सेट कर दिया है। जैसे कि बिजली के सामान पर ISI मार्क, खाने पीने की वस्तुओं पर FPO, ऊनी कपड़े पर वुलन मार्क और सोने पर, गोल्ड पर हॉलमार्क। इस तरह के चिन्ह होते हैं, जिससे पता चलता है कि यह वस्तु आप खरीद सकते हैं और इसको सरकार की निगाह में अच्छी वस्तु की संज्ञा दी गई है। तो मानक चिन्ह किसी भी वस्तु की शुद्धता का प्रमाण होते हैं, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण होते हैं। कौन कौन से मानक चिन्ह होते हैं यह मैंने आपको स्क्रीन पर बता रखा है। सोने के लिए क्या लगाते हैं आप? हॉलमार्क चेक करना चाहिए। अगर खाने पीने की वस्तु है तो FPO चेक करिए। बिजली का सामान है तो ISI मार्क चेक कीजिए, और यह उस वस्तु पर बना हुआ होता है। अब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, विकास क्या होता है? देखिए, विकास का मतलब होता है तरक्की। अगर आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपकी शिक्षा में कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, अच्छा परिवर्तन हो रहा है,
तो उसे बोलेंगे हम विकास। विकास 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 आर्थिक विकास, नंबर 3 सामाजिक विकास। देखिए, शारीरिक विकास में क्या आता है? शारीरिक विकास में आता है आपका शरीर। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका शारीरिक विकास होता जाता है। आपके डोले बनने लग जाते हैं, यह आपका शारीरिक विकास है। आपकी लंबाई बढ़ने लग जाती है, यह आपका शारीरिक विकास है। आपके हाथ पैरों का आकार बढ़ने लग जाता है, यह आपका शारीरिक विकास है। अब बात करते हैं हम सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी कि समाज में आपका ओहदा, समाज में आपकी हैसियत। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगा। विकास को हम स्वास्थ्य भी कह सकते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सामाजिक स्वास्थ्य या सामाजिक विकास की, सामाजिक विकास क्या कहता है? जब आप समाज के अंदर रहते हैं और समाज के अंदर आपका लोग सम्मान करते हैं, आपको बोलते हैं भाई साहब, बाबूजी, सर जी, गुरुजी, तो ये आपका सामाजिक विकास है। आपको अपने घर लोग बुलाते हैं, दावत में बुलाते हैं, आपको अपने घर पर आने देते हैं, तो ये आपका सामाजिक विकास है। इससे पता चलता है कि आपकी समाज में कोई हैसियत है। अब बात करते हैं आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास क्या कहता है? आपकी अर्थव्यवस्था, यानी कि आपकी जेब में कितना वजन आया, आपकी कमाई कितनी बढ़ी, यह आपका आर्थिक विकास तय करता है। अगर आपका व्यापार अच्छा बढ़ रहा है तो ये एक तरह का आर्थिक विकास माना जाएगा। तो विकास या स्वास्थ्य दोनों का मतलब एक ही है। कितना होता है? सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक। अब बात करते हैं मनुष्य के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि अगर आपका शारीरिक विकास हो रहा है, अगर कमजोर शारीरिक विकास हो रहा है तो उसके क्या कारण है, और अच्छा शारीरिक विकास हो रहा है तो उसके क्या कारण हैं। नंबर 1 भोजन। आप जैसा भोजन करते हैं आपके शरीर का विकास वैसा ही होता है। नंबर 2 साफ सफाई। आप जितने साफ सुथरे रहते हैं, नहाते धोते हैं, तो उससे भी आपका शरीर का विकास प्रभावित होता है। आपकी अच्छी आदतें, जैसे कि योगा करना, जिम जाना, बाहर का खाना, बाहर के खाने से भी आपका शरीर का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्टिंग पीते हैं, तो आप नमन की तरह कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो आपकी बहुत अच्छा शरीर बनेगा, और ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बहुत अच्छे लक्षण हैं। जिन लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है उनके चेहरे पर चमक होती है कि नहीं होती है? चेहरा लाल पड़ा रहता है, खुश रहते हैं, टेंशन में नहीं रहते, चिड़चिड़े नहीं रहते और हमेशा खेलते कूदते रहते हैं। अगर हम बाहर के खेल ज़्यादा करेंगे, यानी कि आउटडोर गेम ज़्यादा करेंगे, तो भी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हम दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहेगा। अब बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा। देखिए, जब कोई व्यक्ति को चोट लग जाए, जल जाए, घायल हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो उस समय हम डॉक्टर का इंतजार नहीं करते। हम क्या करते हैं? कुछ इलाज उसका डॉक्टर के आने से पहले ही कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उंगली कट जाती है तो क्या आप डॉक्टर का इंतजार करेंगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? उस जगह कसकर पट्टी बांधोगे या फिर हल्दी लगाओगे, जिससे कि खून बहना रुक जाए। तो आपने क्या किया? प्राथमिक चिकित्सा की। समझ में आ गया ना प्राथमिक चिकित्सा? उदाहरण दूसरा, अगर आपके यहाँ पर किसी का हाथ जल जाता है तो क्या आप डॉक्टर का इंतजार करेंगे? आप क्या करोगे? कॉलगेट लगा दोगे, नारियल का तेल लगा दोगे, या उस हाथ को पानी के अंदर डलवा दोगे, जिससे क्या होगा? थोड़ी सी राहत महसूस होगी। तो इसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा बहुत जरूरी होती है। अगर समय पर प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए तो मरीज या दुर्घटना होने वाले व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता है। तो अगर आपके आसपास किसी को चोट लगती है तो प्राथमिक चिकित्सा कर दीजिए। अब बात करते हैं प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी। जब कोविड फैल रहा था तो लोग कह रहे थे इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आप कोविड से लड़ पाओगे। देखिए, प्रतिरक्षा क्या होती है? हर एक शरीर के अंदर रोग से लड़ने की एक क्षमता होती है। जैसा मैं आपको बताता हूँ, सुनो। आपको सामने 2 बच्चे हैं। एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा भी बारिश में भीगता है तो उसे बीमारी लग जाती है, और एक ऐसा बच्चा है जो बारिश में कितना भी भीग ले, खूब नहा ले, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। वजह क्या है? प्रतिरक्षा, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता। प्रतिरक्षा 2 तरह की होती है। एक तो होती है जन्म से, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा, ऐसी रक्षा जो बच्चे को जन्म से ही मिलती है। और एक होती है उपर्जित, आर्टिफिशियल,
जिसको दवाई गोली के माध्यम से दिया जाता है। जब कोविड फैल रहा था तो लोग काढ़ा बना बना के पी रहे थे और कह रहे थे जी इम्यूनिटी बढ़ाओ, यानी कि प्रतिरक्षा बढ़ाओ। और जिन लोगों की प्रतिरक्षा अच्छी थी वो कह रहे थे जी हमें कोविड नहीं हो सकता, हमारी इम्यूनिटी तो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो प्रतिरक्षा अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता, हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो जन्म से जिसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा बोलते हैं, और एक होती है दवाई गोली इंजेक्शन के माध्यम से, उसे बोलते हैं उपर्जित प्रतिरक्षा। प्यारे छात्रों, होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का पेपर काफी महत्वपूर्ण होता है। आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको गुरु मंत्र ये देना चाहूंगा, जब आप होम साइंस का पेपर करने जा रहे हैं तो आपको सारे आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं। होम साइंस कभी पैराग्राफ में मत लिख के आना, होम साइंस को पॉइंट बना बना कर लिख के आना, 100% पास हो जाओगे। और दूसरी बात, होम साइंस के पेपर में ऐसी बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं जो आपके घर से जुड़ी होती हैं, तो अगर आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको आंसर बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्यारे छात्रों, बिल्कुल टेंशन मत लो, होम साइंस का पेपर है, बहुत आसानी से पास हो जाओगे। वीडियो देख लो, और अगर आपका कोई दोस्त जिसके पास होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान सब्जेक्ट है तो उसको यह वीडियो पहुंचा दो, उसके भी काम आएगी। ये नहीं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।